विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 8 जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार दो टीमों के बीच में, जिसमें दोनों टीमों ने कुछ मैचेस यहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रखे हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं पर्थ स्कॉचर्स की टीम की खास करके, तो इस टीम ने दो मुकाबले खेल लिए हैं। पहला मुकाबला तो यह टीम वन साइडेड हारी थी 10 विकेट से, लेकिन अगले मुकाबले में वापसी करते हुए ब्रिस्बेन हीट की टीम को इन्होंने 23 रन से हराया, जहां पर इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों क्लिक करते दिखाई पड़े। लेकिन वहीं पर मेलबर्न स्टार की टीम की बात करें तो इस टीम ने अपना जो पहला मैच खेला था एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ, वो बारिश में धुल गया। हालांकि इनको बैटिंग का पूरा मौका मिला 20 ओवर में, जहां पर इन्होंने बहुत ही अच्छी 180 प्लस का स्कोर खड़ा किया। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि दोनों टीमों ने अपने अपने मैचेस में अभी तक के जो हुए हैं, बैटिंग तो पूरी तरह से अपनी दिखाई है और जताया है कि कितनी पावर हाउस टीमें हैं दोनों बैटिंग के मामले में। लेकिन बॉलिंग वो किस तरीके से काम करने वाली है, चूंकि पर्थ स्कॉचर्स की टीम पहले मैच में बॉलिंग में काफी कमजोर दिखाई पड़ी, वहीं पर मेलबर्न स्टार की टीम को तो मौका ही नहीं मिला। तो बॉलिंग का क्या रोल यहां पर होगा दोनों टीमों का, वो तो समझेंगे। बाकी आज का ये जो मैच है 14 नवंबर को 10:10 पर सुबह भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा। मैच होगा कैरन रोल्टन ओवल एडिलेड के मैदान पर, जहां पर अगर हम देखें तो स्कोर किस तरीके से चेज होता है या डिफेंड होता है उसको पिच रिपोर्ट में समझेगा। लेकिन इस पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, चाहे आपको मल्टीपल टीमें बनानी हो, चाहे सिंगल एक स्मॉल लीग की टीम बनानी हो, कि किस प्लेयर को अपनी टीम में आपको रखना ही रखना है, कौन सी प्लेयर है जो आपके लिए ट्रम्प होंगी और उन ट्रम्प्स में से भी कौन सी बेस्ट होंगी। तो ये सब कुछ आपको क्लियर होगा, तो शुरू से अंत तक आपको वीडियो पूरा देखना है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि एडिलेड के जिस मैदान पर कैरन रोल्टन ओवल जिसका नाम है ये मैच खेला जाएगा, वहां पर जो पिछले 10 मुकाबले खेले गए हैं अगर आप देखें तो उसमें से 7 बार स्कोर चेंज हुआ है। और जनरली यहां पर फेवर करती भी ये पिच उसी को है जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है, खास करके दिन के मैचेस में। क्योंकि शुरुआत में ना यहां पर जो आसमान पर कभी कभी बादल भी हल्के फुल्के आते जाते रहते हैं, और वैसे भी फ्रेश पिच अगर है, ऑस्ट्रेलिया नाम का देश है, तो पेस और बाउंस तो होगा, शुरुआत में इनिशियल मूवमेंट भी होती है। तो इस वजह से पहले इनिंग में वो स्कोर जनरली यहां पर बनता नहीं। अब यही अगर इसी टूर्नामेंट का कोई तीसरा चौथा पांचवा मैच होता सेम मैदान पर, तब पहले बैटिंग करने वाली टीमों को फेवर करती है पिच, चूंकि तब सेकंड इनिंग में स्लो हो जाती थोड़ी सी। लेकिन ये चूंकि पहला मैच है इस ग्राउंड के ऊपर इस सीजन का, तो एक फ्रेश पिच पर जहां पर पिछले 4 मैचेस का स्कोर कार्ड आपके सामने है, अगर आप देखें तो ये मैच 2024, 2025, 2025 और 2024 के हैं। और इन 4 में से 2 बार स्कोर तो चेंज हुआ है, 185 का भी और 136 का भी, लेकिन 2 बार डिफेंड भी हुआ है 173 और 169 का स्कोर। लेकिन जो सामने टीमें आज के इस मैच में एक दूसरे के खिलाफ है ना, वो कौन सी टीम है जो चेज भी बेहतर कर सकती है, बैटिंग भी पहले बेहतर कर सकती है, वो तो हम देखेंगे आगे। लेकिन ओवरऑल पिच के बारे में यही आपके लिए एनालिसिस रहेगी कि ये पिच उसी तरीके की होगी कि जो भी टीम टॉस जीते वो पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी, और निश्चित तौर पर बैटिंग सेकंड करना ही ज्यादा फेवरेबल इस मैदान पर होगा। सेकंड इनिंग में बैटिंग करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर पिछले 4 मैच में जो 16 विकेटें स्पिन ने और 23 विकेटें पेस ने ली है ना, इसमें स्पिन को तो दोनों इनिंग में विकेटें मिली है लगभग बराबर, लेकिन पेसर्स को देखेंगे तो 23 मैचेस में से 15 विकेटें, 23 विकेट में से 15 विकेटें पहली इनिंग में ही मिल गई हैं। तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि कौन कहां पर डोमिनेट करेगा। और बाकी पावर प्ले की स्कोरिंग भी आप यहां पर देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं लगेगा, 4 ही ओवर का यहां पर पावर प्ले होता है। लेकिन ओवरऑल जो आपको मैंने पिच के बारे में बताया वो तो आपने समझ लिया होगा, वो आपको मैं उम्मीद करूंगा। और बाकी वेदर के बारे में जो अपडेट होगा टॉस के बाद, वो देखना बड़ा जरूरी है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, और पिच के बारे में भी बता दूंगा और अपनी एक फाइनल टीम भी दे दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, एक्टिव रहिए। और फिलहाल ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखिए जो पिछले मैच अभी खेली थी, बेसिकली दोनों मैचेस में अनचेंज्ड प्लेइंग 11 के साथ गई है ये जो पर्थ स्कॉचर्स की टीम है, जहां पर बेथ मुनी और केटी मैक ओपन करती है, मिकेला हिंकली, सोफी डिवाइन, पेज स्कोफील्ड, एमी एडगर, फ्रेया केम्प है उसके बाद। और बैटिंग ऑर्डर में बेसिकली ये चेंजेस करते रहते हैं, जो कि पिछले मैच में ना जब इनको तेजी से रन बनाने थे, जब दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी, तो मिकेला हिंकली जो पहले मैच में नंबर 3 पर आई थी, तो पिछले मैच में इनको नंबर 3 पर ना भेज करके पेज स्कोफील्ड को ये लोग लेकर के आए, और फिर विकेट गिरा तो फ्रेया केम्प को लेकर के आए। तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इनका फ्लेक्सिबल होता है। बॉलिंग में अगर आप देखें तो किसका क्या रोल होगा उसको भी हम आगे देखेंगे। बाकी लेग स्पिनर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, ऑफ स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, हालांकि फ्रेया केम्प बॉलिंग करती नहीं रिसेंट टाइम में, ऑफ स्पिन बॉलर, तो वैरायटी तो इनके पास पूरी है। और बाकी बेंच देखें तो मैडी डार्क, क्लोई पिपारो और रूबी स्ट्रेंज नाम की प्लेयर्स हैं, जो कुछ खास ऐसा रोल प्ले कर नहीं पाएंगे अगर खेलती भी है तो। लेकिन जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई इस टीम की तरफ से अगर आप देखें तो क्लोई एंसवर्थ ने पहला, तीसरा, पांचवां और 19वां ओवर किया, मतलब लगभग 2 ओवर पावर प्ले के, एक मिडिल में एक डेथ में, और उसमें तीसरे और 19वें ओवर में विकेट भी लिया, यानी कि विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है, 4 ओवर भी करेंगे। उसी तरह से सोफी
सोफी डिवाइन ने भी 3 ओवर करे, 3 ओवर इबोनी हॉस्किन ने किए, एमी एडगर ने भी जो इनकी ऑफ स्पिनर है पूरे 4 ओवर किए और 18वें ओवर में विकेट भी लिया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एलाना किंग ने 3 ओवर किए, लिली मिल्स ने 3 ओवर किए। तो ये इनकी 6 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं और इन्हीं के बीच में ओवर्स बटेंगे। मिनिमम 3 ओवर तो ऑलमोस्ट कोई ना कोई बॉलर, सभी के सभी बॉलर जरूर करता दिखाई पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप देखें इनका एक्सपीरियंस टी20 क्रिकेट में, तो वो चीज आपके सामने है कि पर्थ स्क्वाड्स का जो पूरा का पूरा स्क्वाड है उनका टी20 करियर चला कैसा है, कितने मैचेस हैं, कितने रन है, क्या बैटिंग एवरेज है, और उसमें भी पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज क्या है, सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज क्या है, हर एक बैटर का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, बेसिकली ये इस बिग बैश लीग के शुरू होने के पहले के नंबर्स हैं। तो क्या एक्सपीरियंस लेकर के प्लेयर्स आई थी इस टूर्नामेंट के अंदर, वो सब कुछ आपके सामने है। जैसे बॉलर्स की भी अगर हम बात कर लें तो क्लोई एंसवर्थ 23 मैच में 27 विकेट ले चुकी हैं और पहली इनिंग में जितनी बॉलें फेंक करके विकेट इन्होंने चटकाई हैं, जितनी उसको डिवाइड करेंगे तो 13 का स्ट्राइक रेट आएगा, यानी कि हर 13वीं गेंद पर विकेट। सेकंड इनिंग में हर 19वीं गेंद पर विकेट। हालांकि पिछले मैच में भी जब कंडीशंस अच्छी थी तो उन्होंने सेकंड इनिंग में भी 2 विकेट लिया। तो ये चीज आपको हर एक बॉलर के बारे में चीजें यहां से दिखेंगी कि निश्चित तौर पर कौन किस इनिंग में ज्यादा बेटर इंपैक्ट लेकर के आता है। और इवन पिच को भी उसमें अगर आप इंक्लूड करेंगे, वेदर को भी इंक्लूड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो ये डेटाबेस आपको कराएगा, तो उसमें आपको हर एक चीज को लिंक करके चलना है, पिच रिपोर्ट को भी, करियर को भी, और अब इस रिसेंट फॉर्म को भी। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है, पहला हार गई, दूसरा जीत गई। पहला जो हारी थी 10 विकेट से 1 साइडेड, और ओवरऑल अभी तक के दोनों मैचेस में केटी मैक ने 31 और 11 रन की पारी खेली और बिल्कुल टच में दिखाई नहीं पड़ी है। पिछले मैच में तो इनके 2 कैचेस भी छूटे थे। तो निश्चित तौर पर, लेकिन चूंकि इन्होंने विकेट पर समय बिता लिया है तो इसका एक इंपैक्ट तो होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया होगा। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रम्प आज के इस मैच में होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेथ मूनी की बात करें तो बहुत बड़ी प्लेयर है। बेसिकली इनके नंबर्स को तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक ऐसी प्लेयर है जिनको आप सीधे सीधे अपनी टीम में रखेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। स्मॉल लीग की टीम में तो आप इनको मिस कर ही नहीं सकते। ग्रैंड लीग की भी अगर आप 10 टीमें मान लीजिए बना रहे तो किसी एक ही टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। तो उस लेवल की प्लेयर है। पिछले मैच पर सेंचुरी भी लगाई। मिकेला हिंकली पहले मैच में 31 रन, दूसरे मैच में बैटिंग आई नहीं। इसके बाद सोफी डिवाइन भी दूसरी ऐसी प्लेयर हैं सिमिलरली बेथ मूनी के साथ कि इनका वही रोल है, वही इनकी इंपॉर्टेंस है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेथ मूनी के टाइम पर। तो इनको भी आप ड्रॉप कर नहीं सकते। पिछले मैच में 2 विकेट भी लिया था। इसके बाद आते हैं पेज स्कोफील्ड। ये भी एक ट्रम्प ऑप्शन ही है, चाहे वो पेज स्कोफील्ड की बात करें चाहे मिकेला हिंकली की बात कर लें। लेकिन ये दोनों जो प्लेयर है ना, ये स्मॉल लीग के लिए नहीं बल्कि ग्रैंड लीग की टीमों में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए कोई ट्रम्प है तो वो केटी मैक है। और उसके बाद आती है एमी एडगर। इनको भी मैं वही इंपॉर्टेंस दूंगा जो आपको मैं सोफी डिवाइन और बेथ मूनी को लेकर के बता चुका हूं। सिमिलरली इनको भी आप मिस नहीं कर सकते। हालांकि परफॉर्मेंस अभी आई नहीं है, 2 मैच में 1 विकेट है, बल्ले से 6 रन है। इसके बाद आती है फ्रेया कैंप। चूंकि बॉलिंग करती तो हैं लेकिन फिलहाल नहीं करती दिखाई पड़ी है पिछले 2 मैच में। तो इनका भी रोल वही है कि किसी एक ग्रैंड लीग, किसी एक 2 ग्रैंड लीग की टीम में आप इनको किसी एक प्लेयर के तौर पर ट्राई करें। बाकी एलाना किंग वो चौथी प्लेयर है जिनको दोनों मैच में विकेट अभी तक नहीं मिला है। स्टिल ये एक उस लेवल की प्लेयर है कि आप इनको सोफी डिवाइन और बेथ मूनी जैसे इंपॉर्टेंस दें और अपनी स्मॉल लीग की टीम में तो पक्का रखें। ग्रैंड लीग की भी अगर 5-6 टीमें बना रहे तो उसे एक आध टीम में ही ड्रॉप करें। और उसके बाद आती है क्लोई एंसवर्थ। पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए तो मस्ट है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो थोड़ा सा आप इनके साथ आप इनको इग्नोर कर भी सकते हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग में आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बाकी लिली मिल्स है, ये स्पेसिफिकली मैं इनको सेकंड इनिंग की बॉलिंग में प्रेफर करूंगा अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले पाएं। और इबोनी हॉस्किन एक और ऐसी ट्रम्प ऑप्शन है स्मॉल लीग की जिनको अगर आप चाहें तो क्लोई एंसवर्थ या लिली मिल्स में से किसी एक को आप लेंगे। तो उन कुछ टीम अगर आप बना रहे हैं तो उन दोनों को ड्रॉप करके किसी एक टीम में इबोनी हॉस्किन को लेके जा सकते हैं। तो ये इनके नंबर्स हैं रिसेंट फॉर्म के। और बाकी प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस आपने समझी, कौन स्मॉल लीग के लिए ट्रम्प होगा, कौन ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प होगा, वो आपने जान लिया। तो यही से आपको पता चल रहा है कि निश्चित तौर पर 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट प्लेयर हैं। एक पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, 2 अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर आ सकती हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं तो केटी मैक को इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको पता चली पर्थ स्कॉट्स के प्लेयर्स के बारे में, जिसमें और भी डेटा अगर आप इंक्लूड करें तो हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने के मेलबर्न स्टार के खिलाफ केटी मैक के 9 मैच में 310 रन है, 52 का एवरेज है, पहली इनिंग का 66, सेकंड इनिंग का 38। तो नंबर कमाल के हैं इनके। और जैसा आपको मैंने इनके बारे में बताया कि ये स्टिल ट्रम्प हैं तो आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी बेथ मूनी के 18 मैच में 37 का एवरेज है। इवन सोफी डिवाइन के आंकड़े तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और इसके बाद देखें तो मिकेला हिंकली के 5 मैच 36 रन है, क्लोई एंसवर्थ के 2 मैच में 3 विकेट हैं, एलाना किंग के 7 मैच में 8 विकेट हैं, लिली मिल्स के भी 3 मैच में 3 विकेट हैं, 4 में 5 विकेट एमी लुइस एडगर के हैं।
और बाकी खिलाड़ियों ने कुछ खास कमाल किया नहीं है हेड टू हेड में। और इस मैदान पर खेलने की बात करें तो यहाँ पर केटी मैक के 24 मैच है, 35 का एवरेज है, 592 रन है और 112 का एवरेज यहाँ पर है। बेथ मूनी का 4 मैच है, 2 ही बार आउट हुई है, 224 रन है। सोफी डिवाइन के आंकड़े भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सोफी डिवाइन तो बेस्ट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन भी स्टिंग की तरफ दिखाई पड़ रही हैं। और बाकी मिकेला हेंगली कुछ खास कर नहीं पाई, एलाना किंग के भी नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं। लिली मिल्स यहाँ पर नहीं चली है, 6 मैच में केवल 1 विकेट है। वैसे भी आपने पिच रिपोर्ट में देखा था ना, स्पिनर्स का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी स्पिनर जो थोड़ी सी पार्ट टाइमर टाइप की हैं तो उनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी जो बेंच के प्लेयर हैं वो भी कुछ खास ऑप्शन है नहीं कि आप उनके बारे में ज्यादा कंसिडर करें। तो बेसिकली यहाँ तक आते आते हर तरीके के डेटा से, हर तरीके के एनालिसिस से ये चीज आपको तो मैंने क्लियर कर ही दी है कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसको आपको लेना है, किसको छोड़ना है। बाकी एक और चीज जो बची हुई है वो है प्लेयर्स की वीकनेसेस, बैटर्स की, खास करके पर्थ स्कॉचर्स की, कि जब ये टीम या इनकी ये जो बैटर्स हैं खेलती हैं सामने वाली मेलबर्न स्टार की बॉलर्स को कभी भी T20 फॉर्मेट में, तो कैसा परफॉर्मेंस है। तो केटी मैक मारियान कापर 5 बार आउट हो चुके हैं 62 रन बना करके, और यही एक थ्रेड भी है। इवन सासा बोलोनी पर भी 27 रन बना करके 2 बार और मेजी गिब्सन पर भी 11 रन बना करके 2 बार। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पिन पर तो थोड़ी सी इनको दिक्कत है, सासा बोलोनी के ऑफ स्पिन और मेजी गिब्सन के लेग स्पिन पर। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मारियान कैप की तेज गेंदबाजी पर बहुत ज्यादा फंसती हैं। किम गार्थ और सोफी डे को तो बहुत अच्छा खेला है। और ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि इनको स्पिन पर दिक्कत होती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। 16 बार 320 रन बना करके आउट हो चुके हैं, यानी कि 20 का एवरेज है लिटरली। बेथ मोनी को किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं अगर आप उसमें भी देखें तो नंबर इनके अगर खराब आप कहेंगे तो सोफी डे पर थोड़ा से 11 गेंद पर 13 रन बना करके 2 बार, सासा मोलोनी पर 16 रन बना करके 1 बार, सदरलैंड पर 2 बार लेकिन 50 के ऊपर का एवरेज है। मारियान कपर भी 5 बार आउट हुए लेकिन इन पर भी इनके 40 के ऊपर का एवरेज है। और उसके बाद डैनी गिब्सन पर 1 बार आउट हो चुके हैं जो कि पार्ट टाइमर ही हैं बेसिकली। बाकी सोफी डिवाइन के भी उसी तरीके से आंकड़े अगर आप देखें तो थोड़ा से सदरलैंड पर ये काफी ज्यादा फंसती हैं। 6 बार 99 रन बना करके आउट हो चुकी हैं। और उसी में डेनियल गिब्सन ने भी इनको आउट कर रखा है 3 बार 40 रन देकर के। किम गार्थ इनको परेशान करती है, इनको मेजी गिब्सन, सोफी डे एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। क्लोई जॉर्जिया प्रेस्टविज और आर मैकियन, रीस मैकियन जो है वो भी आउट कर चुके हैं इनको सस्ते में। और उसके बाद देखें तो पेज स्कोफील्ड, फ्रिया कैंप और एमी एडगर जो लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं, इनकी भी इन इंडिविजुअल बॉलर्स पर आंकड़े खराब हैं। ओवरऑल ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर तो कमजोरियां हैं। तो पर्थ स्कॉचर्स की ओवरऑल जो पूरी की पूरी बैटिंग है, स्पिन अच्छा नहीं खेलती, ये बात यहां पर क्लियर है। पेस में भी अगर आप देखें तो एनाबेट सदरलैंड और एनाबेट सदरलैंड, और साथ ही साथ अगर आप देखें जैसे कि आपको यहां पर भी नाम दिखाई पड़ेगा खास करके मारियान काप, ये 2 ऐसी प्लेयर है सदरलैंड और काप और प्लस स्पिनर्स जो स्टिंग के खिलाफ बहुत यूजफुल होंगी। तो ये चीज हमको यहां से पता चल गया। और बाकी आगे बढ़ते हुए दूसरी जो टीम है मेलबर्न स्टार की, उसका भी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो पहला मैच तो इनका बारिश में धुल गया। बैटिंग केवल इन्होंने की, बॉलिंग में जॉर्जिया प्रेस्टविज को कितना बॉलिंग कराया गया या बाकी जो बॉलर्स उन्होंने कितनी बॉलिंग करी पिछले मैच में, वो तो आपको यहाँ पे कुछ खास समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग इलेवन तो आपके सामने है। लेकिन बॉलर्स में और खास करके जो बेंच पर 3 प्लेयर है उनके बारे में भी देख सकते हैं। बॉलिंग में केवल मारियान का अपने 2 ओवर करे थे, पहला और तीसरा। दूसरा चौथा ओवर किया था किम गार्थ ने। मेजी गिब्सन ने 5वां ओवर किया था। तो ज्यादा बॉलिंग तो मिली नहीं इनको, केवल मिला जुला करके केवल 5 ही ओवर कर पाई है टीम। और उसके बाद बारिश आई, मैच रद्द हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप समझने के लिए आए तो इस टीम में ना किम गार्थ, सोफी डे, मेजी गिब्सन, मारियान काप, और ये तो ऐसी 4 बॉलर हैं। और इवन एनाबेट सदरलैंड, ये पांचों की पांचों बॉलर है ना मिनिमम 3 ओवर तो जरूर करेंगी। और उसमें मारियान काप और साथ ही साथ किम गार्थ आपको पावर प्ले के पहले 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है यहाँ पर एनाबेट सदरलैंड, जो कि डेथ ओवर में मारियान काप के साथ मिलकर के बॉलिंग करेंगे। 1 आध ओवर वहां पर किम गार्थ भी कर सकती हैं। मिडिल ओवर्स में आपको सोफी डे, मेजी गिब्सन दिखाई पड़ेंगे। थोड़े बहुत 2-3 ओवर आपको हो सकता है जरूरत पड़ने पर सासा मलोनी कर दें। जॉर्जिया प्रेस्टविज से लोग बॉलिंग बहुत कम कराते हैं, तो इनसे आप थोड़ा सा जब बॉलर इनको पिक करने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर। वो चीज आगे भी आपको मैं समझाऊंगा। बाकी आगे बढ़ते हुए करियर का डेटा भी आप जरूर देख करके रखिएगा मेलबर्न स्टार्स की प्लेयर का, जैसे आपने पर्थ स्कॉचर्स की टीम का देखा था। इसके बाद रीसेंट फॉर्म, जिसमें पहला मैच तो इनका रद्द हो ही गया, लेकिन बैटिंग इन्होंने करी पूरी। तो मैग लैंडिंग ने उसमें 60 रन की शानदार पारी खेली। रीस मैकेना ने 16 रन बनाए, इसके पहले भी कुछ खास इन्होंने किया नहीं था। इवन एमी जोन्स ने 13 रन बनाए। और इंपॉर्टेंट यह है कि नंबर 3 पर आई। और सदरलैंड ने 54 नाबाद की धमाकेदार पारी खेली। बॉलिंग तो मिली नहीं इनको। मारियान काप ने 0 रन बनाए, 1 विकेट लिया। डैनी गिब्सन ने ताबड़तोड़ 31 रन की पारी खेली। किम गार्थ और मेजी गिब्सन ने बॉलिंग तो करी, हालांकि जैसे आपने पीछे देखा ही कितना किया, तो विकेट तो इनको मिला नहीं। लेकिन ओवरऑल जैसे आपको हमने पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से समझाया था ना, वैसे ही अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर
तो मैग लैनिंग और यहाँ पर एमी जोन्स, दो इनकी ऐसी बैटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और इस टीम में अगर हम बात करें तो उन इंपॉर्टेंट बैटर्स में से एक है कि इनसे बेहतर और कोई बैटर है नहीं। स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट बैटर की बात करूं, हालांकि अगर आप देखेंगे तो इनके पास सेनाबे सदरलैंड है, इनके पास मारियान काप हैं, इनके पास डैनी गिब्सन भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये तीन सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से, जिनको एज ए बैटर भी और एज ए ऑलराउंड कैपेबिलिटी वाला प्लेयर भी आप इनको सीधे शामिल कर सकते हैं। हालांकि डैनी गिब्सन से बॉलिंग कराने का मौका तो मिला नहीं पिछले मैच में, लेकिन ये तीन सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको आपको ड्रॉप नहीं करना है। और बॉलिंग में भी देखें तो सोफी डे, जिनको बॉलिंग मिली ही नहीं पिछले मैच में, इनको भी मैं वही इंपॉर्टेंस देता हूं जो आपको मैं बाकी तीन प्लेयरों के बारे में बता चुका हूं। और बाकी किम गार्थ हो गई पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, मेजी गिब्सन हो गई सेकंड इनिंग और पहली इनिंग दोनों बॉलिंग के लिए। और उसी में जैसा मैंने आपको कहा कि एमी जोन्स और मैग लैनिंग, इन दोनों को आप रोटेट करके अपनी टीमों में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और समझने के लिए कि एक्चुअली कौन कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आगे का डेटा का भी सहारा लेंगे, क्योंकि इस टीम की तरफ से ऑप्शंस बहुत अच्छे खासे हैं और कई सारे हैं। तो मैग लैनिंग ने अगर आप देखें तो 24 के एवरेज से केवल रन बनाए हैं अभी तक, जब भी खेली है 11 मैचेस में 237 रन सामने जो टीम है उसके खिलाफ। लेकिन वहीं पर रीस मैकेना के आंकड़े तो और भी पुअर हैं। एमी जोन्स ने एक ही मैच खेला 18 रन है, सदरलैंड के 13 मैच में 167 रन है, 10 विकेटें हैं। वहीं पर 13 मैच में 11 विकेटें हैं, 200 रन है मारियान काप के, 2 मैच में 2 विकेटें हैं डैनी गिब्सन के, 17 रन है। सासा मोलोनी के 14 मैच में केवल 8 विकेट है और उसका रीजन है जो कि बॉलिंग ज्यादा करती नहीं है और रन भी 132 है। जॉर्जिया प्रेस्टविच भी 9 मैच में 7 विकेट है, बॉलिंग ये भी बहुत कम करती हैं। किम गार्थ के 11 मैच में 10 विकेट है। लेकिन वहीं पर सोफी डे और मेजी गिब्सन के तो 11 मैच में 6 ही विकेट है, लेकिन सोफी डे के 9 मैच में 16 विकेट है। और इसी वजह से पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग करी नहीं थी। स्टिल मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसा कि आपको मैंने कहा था सदरलैंड, मारियन काप और डैनी गिब्सन को लेकर के, उसी कैटेगरी की ये भी प्लेयर है सोफी डे के, जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और वैसे भी प्लेयर बैटल में आपने देखा है पीछे पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम स्पिन बहुत खराब खेलती है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये 4 फिक्स ऑप्शंस हैं। बाकी मैग लैनिंग, एमी जोन्स और बाकी जो इनकी बॉलर है किम गार्थ और मेजी गिब्सन। किम गार्थ तो स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में अगर होती है तब तो ये फिक्स ऑप्शन है, तब आप इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में एक बार आप इनके बारे में सोच सकते हैं। तो इस टीम के पास 3 से लेकर के 4 ऐसी ट्रम्प ऑप्शन है जिनको आप रोटेट करके बेसिकली इनिंग के बेसिस पर भी अपनी टीमों में लेकर के आ सकते हैं, जिसमें हेड टू हेड का भी सहारा लीजिए, वेन्यू के आंकड़े का भी सहारा लीजिए, जो कि इसी मैदान पर मैग लैनिंग के साथ में जो 265 रन है, 44 का एवरेज है। तो ये एक सेफेस्ट ऑप्शन इस मैदान पर। इवन एमी जोन्स भी यहाँ पर 2 मैच 86 रन बना चुकी हैं। सदरलैंड, मारियन काप, डैनी गिब्सन के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, हालांकि यहाँ पर सदरलैंड के आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। और उसके बाद जॉर्जिया प्रेस्टविच के 8 मैच में 9 विकेट हैं, किम गार्थ के 5 मैच केवल 1 विकेट है, बाकी मेजी गिब्सन के 3 मैच में केवल 1 विकेट है। तो ये सारा डेटा भी आपको काफी हेल्प करेगा और बताएगा कि सोफी डे, डैनी गिब्सन, मारियन काप और सदरलैंड के अलावा मैग लैनिंग 5वीं बेस्ट ऑप्शन है, 6ठी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर एमी जोन्स है। अब इससे भी ज्यादा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एमी जोन्स या मैग लैनिंग में से किसी एक को ड्रॉप करके किम गार्थ को तब लीजिए अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है। और उसके बाद देख लीजिए प्लेयर बैटल भी कि मैग लैनिंग यहाँ पर सोफी डिवाइन पर देखे तो 4 बार 136 रन बना करके, एलाना किंग पर 27 रन बना करके 3 बार, और यहाँ पर क्लोई एंसवर्थ पर एक बार 4 गेंद पर 2 रन बना करके। तो स्पेसिफिक लेग स्पिन पर एलाना किंग पर फंसती हैं। रीस मैकेना तो कोई भी बॉलर सामने डाल दीजिए विकेट देके जाती हैं। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन इनकी भी कमजोरी है। एमी जोन्स को भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत परेशान करती है। एलाना किंग को बहुत अच्छा खेला है, लेकिन सोफी डिवाइन पर आंकड़े काफी खराब हैं। फ्रेया केम पर भी खराब है, लेकिन वो साथ बॉलिंग करे ना। बाकी सदरलैंड, मारियन काप और डैनी गिब्सन के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस टीम के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है। और बाकी इंडिविजुअली सोफी डिवाइन तो है ही, क्लोई एंसवर्थ भी इस टीम के खिलाफ काफी अच्छी ऑप्शन है, और एलाना किंग और इवन एमिल लुइस एडगर। ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉलर कितनी इंपॉर्टेंट है जब आप प्लेयर बैटल देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर दिखा दी, और ओवरऑल बाकी जो बैटर्स हैं उनके भी नंबर्स आप देख लीजिए। ये बात तो कम से कम समझ में आती है कि टीमें दोनों बहुत अच्छी हैं। ऑप्शंस देखेंगे तो आपको मेलबर्न स्टार की तरफ से ज्यादा बेहतर मिलेंगी, स्पेसिफिकली बॉलिंग ऑप्शंस अगर मैं बात करूं। लेकिन ओवरऑल चूंकि टक्कर का मैच है ना, तो इसी वजह से हमको टॉस का अपडेट देखना बड़ा जरूरी होगा कि कौन सी टीम किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग कर पा रही है, उसका एडवांटेज होगा आज के इस मैच में। तो जो भी टॉस को लेकर के अपडेट होगा उसके बेसिस पर जो भी मेरी अपनी टीम बनेगी, पिच रिपोर्ट और वेदर कंडीशन जो होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर दिया हुआ है। तो पूरा वीडियो देख करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट से ज्वाइन हो जाइए। लेकिन जैसा मैंने को कहा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वो सबसे जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।